मैंने अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की थी, क्योंकि मेरे माता पिता शादी करना चाहते थे। मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती थी और पूरी तरह एक अनचाहे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई तो मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि मैं वहीं से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूँगी, और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई, मैं वहाँ से भाग गई और उस इंसान से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उस घर की दहलीज पर मेरे माँ बाप, मेरा भाई कभी भी मुझे पैर नहीं रखने देंगे। इसीलिए मैंने खुद ही उस घर को त्याग दिया। मेरा पति बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था, मगर उसके माता पिता ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। हम दोनों ने अपना एक अलग छोटा सा आशियाना बना लिया और उसने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी, हर सुख सुविधा का इंतज़ाम किया। मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ बहुत खुश थी। शादी के 2 साल बाद जो मुझे माँ बनने का खुशखबरी मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैंने सबसे पहले यह खबर अपने पति के ऑफिस में कॉल करके उन्हें सुनाई थी। वह भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश थे आने वाले बच्चे की खबर सुनकर, और इस वक्त वह अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने की बात कहने लगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वह आज आखिरी बार घर आ रहे हैं। उसके बाद मैं कभी उन्हें देख न पाऊंगी। वह घर आ रहे थे, तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर गए। जो मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही बाप के साये से दूर हो गया, और मैं भी भरी जवानी में अकेली हो गई, बल्कि दुनिया में अकेली रह गई। अपनों को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। गैरों के दर पर जाने वाला जमाना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नज़र बदल जाती, समझ नहीं आ रहा था। अब कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगती। मेरे पति के दूर की एक बूढ़ी रिश्तेदार थी जिन्हें हम मौसी कहते थे। वह भी मेरी तरह दुनिया में अकेली थी। अपने सहारे के लिए मौसी को अपने पास ले आई। हम और दोनों औरतें मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धक्का मारने लगे। मौसी ने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे पति के जाने के चंद महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो मेरी चिंता में और भी बढ़ोतरी हो गई। एक ज़माने के लिए औरत के साथ एक छोटी बच्ची आ गई थी, जिसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का, उसकी परवरिश का बोझ भी अब मेरे नाजुक कंधों पर पड़ा था। ऐसे में मेरी मौसी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्चे को घर पर संभाला और मैं बाहर निकलकर अपने लिए कुछ काम तलाश करना शुरू कर दिया। जल्दी ही मुझे एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और यूँ हम वहाँ लगे ज़िंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी थी। मेरी बेटी शिखा धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर वह जवान हो गई। मुझे कभी कभी उसकी सुंदरता से डर भी लगता था, क्योंकि गरीबों के घर में सुंदरता एक अभिशाप होता है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अब मेरे हाथ पैर भी थकने लगे थे। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी चिंता थी कि मेरी अपनी बेटी शिखा की शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में हो, जहां उसकी बाकी की ज़िंदगी आराम और सुकून से बीते, क्योंकि मेरे घर तो शिखा को खुशी नसीब नहीं हुई थी।
बहुत पैसे जोड़ जोड़ करके मैंने उसकी पढ़ाई के खर्चे पूरे किए थे। मैंने अपनी बेटी सिखा के रिश्ते के लिए स्कूल में सबसे बोल रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता नज़र आए तो ज़रूर बताना। एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त बिमला मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घर बहुत ही अच्छा है, लड़का भी इकलौता है। मैं तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ पर करना चाहती हूँ। बिमला ने इतने प्यार और विश्वास से कहा कि मैं भी खुश हो गई थी। वैसे भी वह मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त, काफ़ी सालों से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी था, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ था कि अब मेरी चिंताएं कम हो जाएंगी और मेरी बेटी जिस घर में शादी करके जा रही है बहुत ही पैसे वाला भी था और मेरी बेटी वहाँ सुकून से अपनी ज़िंदगी पसंद करती। कुछ ही दिन में बिमला की बहन हमारे घर आ गई थी। जब वह हमारे घर आई तो मन में लदी हुई थी कि वह मेरी बेटी को पहले ही नज़र में पसंद कर ली और बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझे हाँ करवा ही दम लिया। मुझे भी वह लोग बहुत सुलझे हुए और ख़ानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलती देखकर खुश थी। वो लोग शादी पर जोर दिया था जिस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि चंद मुलाकातों में ही लड़के को भी मैंने देख लिया था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया था। इस रिश्ते का सबसे बड़ा मेरा मकसद था कि लड़के का घराना बहुत छोटा था, छोटे परिवार से था। लड़का लड़के के पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। माँ और एक छोटी बहन थी और दूसरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त बिमला की बहन का लड़का था। इसलिए मुझे विश्वास था कि घर बार बहुत ही अच्छा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। मैं दिन रात लगाकर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती है मैं देकर अपने आशीर्वाद के साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी पूरी सबसे अच्छे तरह से निभा ली। हालांकि बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इससे तो हर माँ को गुजरना पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक न एक दिन पराया घर जाना ही पड़ता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 बार मायके आई थी तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी चमक रही थी, जिसे मैं अंदाज़ा लगाया था कि वह अपने घर में बहुत खुश है और सुकून से है। मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि मेरा सपना पूरा हो गया कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हुई है। लेकिन कुछ महीने बाद जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई तो उसने मुझे यह बात बताकर बेचैन कर दिया कि वह अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में बाहर भेजा जा रहा है और अब इतने बड़े शहर में सास और वह अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए अपने गांव के मकान में जाकर रहेंगे। अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को खुद से इतनी दूर नहीं भेजा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने गई और वह भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत उदास रही, मगर रोज़ शिखा अपनी खबर मुझे देती रहती तो मेरी भी उदासी फिर ख़त्म हो गई। और एक दिन शिखा ने बताया कि वह पेट से है।
यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं रोज़ फ़ोन पर शिखा की सारी खबर लेती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी खबर आना कम होने लगी। हमेशा उसकी सास ही बात करती थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब वह पूरी तरह आराम करेगी, इसलिए मैं उसे कम ही उठाती हूँ। अभी शिखा आराम कर रही है, इसलिए आपकी बात नहीं करा सकती। मुझे अपनी बेटी के सास के बोलने का अंदाज में सच्ची माँ जैसी मोहब्बत थी। मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी को माँ जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात एक ऐसी खबर आई, उसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। एक रात मेरी बेटी के ससुराल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी कमर तोड़ दी थी। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रह गई थी। जब कुछ होश आया तो मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। मेरी इकलौती बच्ची थी, वह तो मेरा सब कुछ। शिखा के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन ही था। रोते रोते मेरी आवाज़ बंद हो गई, होठ सूख गए, अब तो गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के गांव का भी कुछ पता नहीं था। मुझे अपनी बेटी से मिलने की जल्दी गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त बिमला को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि वह पहले से ही गांव में गई हुई है। मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ तो पता बता देती, जिससे कि मैं आखिरी बार तो अपनी बेटी को देख सकूं। उसने मुझे अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में गांव का पता बताया और जल्दी से फ़ोन बंद कर लिया। मैं तो अपनी बेटी के गम में ही रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे खुद को संभाल कर मैं गांव पहुंची थी। मैंने फ़ोन पर अपनी समधन से खुशमात की थी कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार अभी ना किया जाए। मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के घर पहुँच गई तो पूरा घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी कि मेरी बेटी को एक अलग कमरे में रखा गया था। उसके एक मोटे से कंबल में लपेट कर रखा गया था, तो मेरी जीने का इकलौता सहारा थी, अब वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। तो मैं तो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ औरतों ने मुझे शिखा से अलग कराया और कहा कि अब अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत रखो, जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने लगी। मैं ऐसे बेजान ही पड़ी हुई थी। तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई। उसने मेरे कान में कहा कि आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बताना है, पिछली खिड़की के पास। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वह नौकरानी अंदर आई। मुझे उसे नौकरानी का वो इंतज़ार था, क्योंकि वही मुझे बता सकती थी कि शिखा की मौत का क्या राज है। मैं जल्दी से उस नौकरानी के पास गई और उस नौकरानी अपने पास बिठाकर कहा, प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ कि आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। उस नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी शिखा जिंदा है, अगर यकीन ना हो तो तुम खुद चेक करके देख सकती हो। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा शिखा का उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, उसका पूरा शरीर ठंडा था, उसके जिंदा होने की कोई चांस ही नहीं थे। लेकिन मैं नौकरानी की बात को भी छुत्र नहीं कर सकती थी। कोई औरत भला इस नाजुक समय पर मजाक क्यों करेगी, वह भी एक माँ के साथ। मैंने शिखा को दोबारा चेक किया तो मैंने उसके होठों के पास अपना कान रख दिए, जिसकी ज़बान चेक करने पर बहुत ढूंढने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे हल्की हल्की सांस शिखा की चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी, लेकिन मैं क्या करूं? ज़रूर यह लोग बहुत ही साथी लोग हैं। इन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया है कि उसका शरीर ठंडा और पूरा शरीर नीला पड़ चुका था।
लेकिन मैं क्या करूं? अपनी बेटी को कैसे इन साथी लोगों से कैसे बचाऊं? मेरे पास वही नौकरानी थी जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही मैंने अपनी कलाइयों से 2 सोने की कंगन उतारकर उस नौकरानी के हाथों में दे दिए। वह कंगन मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जो हर वक्त मैं अपने हाथों में पहने रहती थी। मैं उसे कहा कि तुम मेरी बेटी को इस खिड़की के रास्ते से ले जाओ और उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाओ। नौकरानी, जिसका नाम मंजू था, उसने अपने जेब से एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके उस कमरे के खिड़की के पास बुला लिया। 2 मिनट के बाद ही खिड़की के नीचे 2 औरत खड़ी थी। मैंने और मंजू ने शिखा को खिड़की से नीचे उतार दिया। वह दोनों औरत शिखा को लेकर चली गई। शिखा की जगह मैं खुद कफन पर लेट गई। मैं चाहती थी कि मैं भी यहाँ से शिखा के साथ और नौकरानी के साथ भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी। मुझे अपनी बेटी की परवाह थी। मुझे सच जानना था कि आखिर इन लोगों ने मेरी शिखा के साथ किया क्या है। मंजू ने मुझे बहुत समझाया कि आप भी यहाँ से भाग जाएं। कहीं ऐसा ना हो यह लोग आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैं मंजू से कहा कि नहीं, इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। कभी यही सब बातें हो रही थी, बाहर दरवाजे पर खटखटाहट की हुई। मंजू ने मेरा चेहरा अच्छे से कफन से ढक दिया और सबसे कहा कि बहू रानी की माँ बहू रानी से आखिरी बार मिलकर खिड़की के रास्ते से चली गई। सबसे पहले कमरे में शिखा की सास आई थी। सास हैरत से कहने लगी कि खिड़की से क्यों गई, दरवाजे से भी तो जा सकती थी। जिस पर मंजू ने कहा कि मालकिन बहू रानी की माँ की कह रही थी कि अब इस खानदान से मेरा कोई संबंध नहीं। इन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वह मर गई, इसलिए मैं इन लोगों का मुंह देखना नहीं चाहती, इसलिए मैं खिड़की से जा रही हूँ। मंजू के मुंह से यह बात सुनते ही शिखा की सास ने मेरे बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलना शुरू कर दिए थे। मैं हैरत से सब सुन रही थी। पहले तो मेरे मुंह पर कितना मीठा बोलती थी शिखा की सास और मेरे पीछे कैसे जहर उगल रही थी, लेकिन मैं इंतज़ार में थी कि मुझे कुछ तो सुराग मिलेगी। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया जिससे मैं लोगों के मुंह पर इनका ही तमाशा बना सकूं, इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वह मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे लेकर चल पड़े। मैंने चिता तैयार कर दी थी। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं ऐसे ही लेटे रही तो यह लोग मुझे चिता पर रखकर मेरी चिता को आग लगा देते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपना दिमाग चलाने लगी थी। इतने देर में लोगों ने मुझे चिता पर लिटा दिया था और चिता को आग भी लगा दी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जितने लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए थे सब एकदम से भाग खड़े हुए और तभी मुझे मंजू ने चिता से बाहर खींच दिया। अभी बाहर लकड़ियों में ही आग लग पाई थी। मंजू मुझे खींचकर जल्दी से एक बिरंजन की तरफ ले गई, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया। उसने मुझे बताया कि मैं ही फ़ोन करके उन लोगों को कहा था कि शिखा बहू रानी का भूत मैंने कमरे में देखा है, उनकी आत्मा कमरे में घूम रही है। यही सब सुनकर वह लोग डर के मारे भाग गए थे। मेरी सांस में थोड़ी सी मेरे कंट्रोल में हुई तो मंजू ने मुझे लेकर एक झोपड़ी में चली आई थी, जहां उसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। मैं मंजू से कहा, मंजू मुझे सारी सच्चाई बताओ, यह लोग मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते थे?
फिर मंजू ने बताया मुझे कि बहन जी सबसे शिखा बेटी की सास शिखा को लेकर आई थी। तभी से मैं देख रही थी कि शिखा की सास रोज दूध में मिलाकर शिखा को कुछ पिला रही थी। एक दिन मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया और कहा कि यह तो मेरी बहू के होने वाले बच्चे की सेहत के लिए है, यह बहुत ही अच्छा पाउडर है, इसे पीने से शिखा बहुत ही अच्छे सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। मैं चुप हो गई, लेकिन धीरे धीरे शिखा की तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन शिखा ने अपना बच्चा भी खो दिया। उस दिन मैं समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वह कोई ताकत का पाउडर नहीं, कोई ऐसी दवा है जो अंदर ही अंदर शिखा को नुकसान पहुंचा रही थी। जब से शिखा ने अपना बच्चा खो दिया तब भी शिखा की सास नहीं मानी थी और रोज वही पाउडर शिखा को पिला रही थी। मैं शिखा के सास के इरादे भाप गई थी। वह शिखा को मारना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने जानने वाले से एक जहरीली पोटली इसे खाने से जिसका शरीर ठंडा और नीला हो जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे इंसान मर चुका है, लेकिन इस जड़ी बूटी का इलाज कर दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। शिखा की जान बचाने के लिए जहरीली जड़ी बूटी मैंने शिखा को पिला दी। जड़ी बूटी पीने से ही कुछ देर में शरीर नीला पड़ गया और ठंडा पड़ गया। शिखा की सास को लगा कि उसका इरादा पूरा हो गया और शिखा इस दुनिया से चली गई। सारी कहानी सुनाकर मंजू चुप थी। मंजू की कहानी सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई थी। मेरी बेटी की लोगों से क्या दुश्मनी थी? यह लोग मेरी बेटी को जान से क्यों मारना चाहते थे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 8 दिन तक मेरी बेटी का इलाज मंजू करती रही, रोज जड़ी बूटी पीस कर पिलाती रही। जब शिखा बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मैं अब तक उसे छुपा कर रख ही रखा था, किसी को भी नहीं बताया था कि मेरी बेटी जिंदा है। मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि अब आगे मुझे क्या कदम उठाना है। मैंने शिखा को सारी बात बताई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह कितनी देर तक मेरे घुटनों में ही सर रखकर रोती रहती थी। कहने लगी, मम्मी मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ बुरा रवैया नहीं रखा था, हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी थी और मैं अपना बच्चा भी खो दिया। ऐसी हालत में मैं भी मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दूध को अमृत समझकर पी रही थी वही दूध मेरी जिंदगी लेने वाला था। मैंने तो हर्षित को भी दिलो जान से प्यार किया था। हर्षित भी मुझे से कितना प्यार करते थे। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी कहानी पुलिस के सामने सुना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मैं पुलिस के साथ पुलिस को लेकर हर्षित के गांव पहुंच गई। पहले तो हर्षित की माँ मुझे इस तरह पुलिस के साथ देखकर चौंक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। पुलिस ने जब सारा कहानी खोल कर रखा तो हर्षित की माँ साफ मुकर गई। कहने लगी, मैं तो अपनी बहू को इतना प्यार करती थी, उसकी इतनी देखभाल करती थी, उसकी मौत नेचुरल थी, हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वालों ने भी गवाही दी थी कि हर्षित का परिवार बहुत ही अच्छा है, पूरे गांव की मदद करता है, वह किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन पुलिस ने किसी का विश्वास नहीं किया और पूरे घर की तलाशी लेने लगी और फिर शिखा की सास के कमरे में वह दवाई मिल गई जो वह शिखा को रोज पिलाती थी। शिखा की सास उस दवा को अभी तक फेंक नहीं पाई थी। शायद उसे विश्वास था कि उसे सवाल जवाब करने कोई नहीं आएगा। पुलिस उन सब लोगों को अरेस्ट करके थाने ले आई। वहां पर पुलिस ने सबकी अच्छे से खातिरदारी की और पुलिस की मार से हर्षित की मां ने सारा सच उगल दिया। हर्षित की मां ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसने ही शिखा और शिखा के बच्चे
की जान ली है और यह सब उसके प्लान का एक हिस्सा था। और जब हर्षित की माँ ने पूरी कहानी सुनाई तो मैं कहीं की नहीं रह गई थी। 20 साल पुराने सब फिर से ताज़ा हो गए थे। हर्षित की माँ ने बताया कि 20 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था तो उस समय हम सब बहुत खुश थे। बहुत ही मुश्किलों से हमारा भाई शादी के लिए माना था। एक लौता भाई था, उसकी खुशियाँ हमें बहुत प्यारी थी। मेरे भाई जतिन ने तुम्हें कहीं देख लिया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। उसने कहा अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना नहीं करूँगा। और फिर भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता हो गया था। अब भाई दिन रात तुम्हारी बातें करता, लेकिन तुम भाई को बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी, उसे इग्नोर करती थी। और एक दिन जब भाई ने तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहनाकर तुम्हें हाथों को चूम लिया था तो तुमने भाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया था और कहा था कि तुम भाई से नफरत करती हो, किसी और से प्यार करती हो, तो मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती। बस यही सदमा मेरे भाई को ले गया और उसने अपनी जान ले ली। हम बहनें यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैं और बिमला ने इस समय तय कर लिया था कि हम अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे। तुमने जो भागकर अपने आशिक के साथ शादी कर ली थी और मेरा भाई इस दुनिया से ही चला गया था। हम अपने इकलौते भाई का दर्द भूल नहीं पा रहे थे। मेरी बुढ़ी माँ मेरे भाई के गम में चल बसी थी। और फिर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था वह एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे पति के बाद में भी हमें सुकून नहीं मिला था। तुम्हें पल पल मरता तड़पता देखना चाहते थे। तुम्हारे पास इकलौती खुशी थी, तुम्हारी बेटी, उसे भी छीन लेना चाहते थे। इसलिए बिमला ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई और फिर मैं तुम्हारी बेटी को पल पल बदला लेने लगी। शिखा की सास के मुंह से यह बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पति को याद करके मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। और तभी मंजू ने मेरी बेटी शिखा को लेकर आई। शिखा को जिंदा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया और उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। उस समय बाद में हर्षित का और शिखा का तलाक करवा दिया। गुनहगारों को उनके गुनाह की सज़ा मिल गई थी, लेकिन मेरी बेटी भी उनके चंगुल से छूट गई थी। लेकिन मेरे निर्दोष पति बिना किसी दोष के ही इस दुनिया से चले गए थे। यह दुख मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था, लेकिन मैं खुद को संभाला, क्योंकि अगर मैं टूटकर बिखर गई तो शिखा को कौन संभालता। शिखा भी तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसका सब कुछ लूट चुका था। शिखा ने हर्षित को सच्चा दिल से प्यार किया था और जब दिल टूट जाता है तो उसकी तड़प तो बहुत बुरी होती है। अंदर से टूट चुकी थी मैं, हर वक्त शिखा के दिल के जॉइंट में लगी रहती थी। धीरे धीरे शिखा समझने लगी और उसने एक नौकरी कर ली। अब हम माँ बेटी की ज़िंदगी रूटीन पर लौटने लगी थी। मैं शिखा से कहती हूँ कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन शिखा मानती ही नहीं। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मेरी बात मानकर अपना घर बसा लेगी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि भले ही लड़का अमीर ना हो, लेकिन मेरी बेटी से सच्चा प्यार करने वाला हो। आप सब लोग भी दुआ करना कि मेरी बेटी को सच्चा प्यार करने वाला पति मिले। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इसी तरह से नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।